हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले लेक्चर में हमने अध्याय 4 के कुछ बेसिक बातें वहां पे पढ़ने का प्रयास किया था और खूब अच्छे से समझा था। और वहां से हमने किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार से उसके गुणांकों को ज्ञात कर सकते हैं और कैसे एक चर वाले को दो चर वाले में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी हमने वहां खूब ठीक से सीख लिया था। तो चलिए उसी के आधार पे अब हमारा स्टार्ट होता है प्रश्नावली 4.1। और प्रश्नावली 4.1 में मात्र दो ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा समझते हैं। पहला कह रहे हैं एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। मान लो कि एक हमारे पास कोई नोटबुक है, कैसा होगा थोड़ा इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एक नोटबुक दे दिया जाए तो नोटबुक के बारे में कह रहा है कि कैसा है ये समझिएगा। तो मान लो कि यह कोई हमारा नोटबुक है इस तरीके का, ये हमारा एक मान लो कि नोटबुक हो गया इस तरीके से, और एक कोई एक कलम हो गई। ऐसा हमने कह दिया कि क्या हो गया, कलम हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से कितने गुनी है, दो गुनी है। मतलब अगर यह 1 रुपया का है तो यह 2 रुपये का है, या 2 रुपये का है तो यह 4 रुपये का है, अगर यह 5 रुपये का है तो कितने का है, 10 रुपये का है। बात समझाइए। कह रहे इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण बनाइए। आपको ये जो कथन कही गई है इस कथन को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए आप एक दो चर वाला रैखिक समीकरण यहां बना दीजिए। बड़ा आसान है, कैसे करोगे देखना। आप काम करो, दो चर वाला रैखिक समीकरण में हमें कितने चर चाहिए होते हैं, दो चर चाहिए होते हैं। और इस कथन में हमारे पास कितने वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं। तो आप मान लो कि माना नोटबुक की कीमत x रुपया है और पेन की कीमत कितनी है, y रुपया। और ध्यान से देखोगे तो यही चीज यहाँ पे संकेत में दिया भी है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत कितनी है, y रुपया है। तो जो इसमें दिया है उसी के आधार पर मानते हैं। माना नोटबुक की कीमत, और नोटबुक की कीमत हमने मान लिया x रुपया तथा कलम की कीमत, और कलम की कीमत हमने मान लिया y रुपया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया भाई, प्रश्नानुसार कह रहा है कि नोटबुक की कीमत हो गई x, कलम की कीमत y। तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है। मतलब अगर यह दो गुनी है तो जाहिर सी बात है कि नोटबुक की कीमत अगर कलम की कीमत से दो गुनी है तो यह बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ बड़े छोटे में तो हमने कोई समीकरण पढ़ा नहीं है जी। समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इक्वल चाहिए होता है, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो अब यहाँ गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है कि हम यहाँ पे ग्रेटर या लेस नहीं लगा सकते। तो फिर ये बराबर कैसे है, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है वर्बल क्वेश्चनों का कि जिसको कहे कि बड़ा है एक्चुअल में उससे बड़ा ना करके जो छोटा हो रहा है उसको बड़ा कर दो, दोनों आपस में बराबर हो जाए। कैसे, जैसे कहा है ना कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है। अगर इन्हें बराबर करना है तो तुम एक काम करो, नोटबुक में दो गुना ना बढ़ा के आप सीधे सीधे कलम को दो गुना कर दो और इस कंडीशन में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आई बात। मतलब कलम को अगर दो गुना करोगे तो जितना मूल्य नोटबुक का आएगा सिर्फ उतना ही मूल्य किसका हो जाएगा, कलम का हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब मैं 2y को इधर लेके आता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो स्वाभाविक से बात है कि यह किस रूप का होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का होना चाहिए। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब देखने में कैसा लग रहा है, तो यह ax पर आप लिखेंगे यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। अतः दी गई स्थिति के आधार पर प्राप्त समीकरण दो चरों वाले
रैखिक समीकरण को या दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए इसे नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे और लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 था, उन दोनों को समाहित करके एक ही साथ दे दिया गया है। और देखिए ये बड़ा सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पूरे 8 यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको कह रहा है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करो, और साथ ही साथ प्रत्येक स्थिति में a b और c का क्या करिए, मान बताइए। तो यही तो किया था पहले उदाहरण में, बहुत आसान है। चलिए एक एक करके करने का प्रयास करते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन लेते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या दिया, पहला दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर बार। ठीक है जी, इसको कुछ नहीं करना है, आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इसका यह पक्ष 0 करना है। तो यह 0 करने के लिए इसको इधर लेके आना पड़ेगा, बड़ा आसान है। तो आप इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, देखो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y, और प्लस में इधर आगे तो क्या होगा, माइनस 9.35 पर बार, और एक इसके बराबर होगा 0 के बराबर। ठीक है जी, लो आगे आपका इस रूप का क्या लिखोगे, यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है जहां a का मान कितना आएगा भाई। तो देखिए x का स्थान पे x है, तो a का स्थान पे क्या आ गया 2, तो a इक्वल टू हो गया 2। b y का स्थान पे y है, तो b का स्थान पे क्या हो गया 3, तो 3, और c कितना आ जाएगा, तो c का स्थान पे आएगा माइनस 9.35 पर बार। क्लियर ना। तो इस तरीके से हमारा पहला कैंसर हो गया। सेम ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की। दूसरा क्या दिया हमारा, तो दूसरा दिया है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस रूप में लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए हम एक काम करते हैं। काम क्या कर सकते हैं भाई, हम पूरे में 5 का गुणा कर देते हैं, पूरे समीकरण में 5 का गुणा कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो तो यह हो जाएगा 5 गुणे x माइनस 5 गुणे y बटा 5 माइनस 5 गुणे 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखो इस 5 से यह 5 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बना यहाँ पे, इसको करने के दो तरीके मैं दोनों दिखाऊंगा। अभी एक तरीका देख रहे हैं, यह हमारा फर्स्ट तरीका है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखो, यह भी तो हमारा उसी रूप का है भाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का ही रूप में है। तब लिखेंगे यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है जहां a का स्थान पे क्या होगा 5, a इक्वल टू हो गया 5, b का स्थान पे क्या होगा, तो b का स्थान पे माइनस, और यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1, तो माइनस 1, और c का स्थान पे क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस 50। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसका तरीका क्या है, ये देख लो। दूसरा जैसे है वैसे रखिए। दूसरा हमारा x माइनस और y बाई 5 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 5 इंटू वाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस 10 इक्वल टू 0, यह भी तो आपका उसी रूप का है। तो लिखेंगे कि यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है जहां a का स्थान पर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1, तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू b का स्थान पर माइनस 1 बाई 5, तो माइनस 1 बाई 5, और c का स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। तो एक यह भी करने का इसका तरीका है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, और आप आंसर शीट में देख लीजिएगा, जो आंसर शीट इसके लिए सुटेबल दिया गया होगा, आप उसका प्रयोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान है। बात करते हैं तीसरा, थर्ड नंबर के बारे में बात करें हम। तो तीसरा क्या है भाई, हमने देखिए पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, अब तीसरे के बारे आती है। तीसरा है -2x प्लस 3y
इक्वल टू 6। ठीक, हम 6 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बनेगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। लीजिए अब क्या आ गया उस रूप का, लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। अब जाहिर सी बात है इस रूप का है तो देयरफॉर हम क्या निकाल सकते हैं, a b और c का मान निकालेंगे। तो देयरफॉर या जहां a इक्वल टू हमारा कितना आएगा -2, b कितना आ जाएगा 3 और c कितना आ जाएगा -6। तो इस तरीके से हमारा मान आ गया। ठीक ना, समझ में आ रहा है। चले अब हम बात करते हैं तीसरा करने के बाद से बात कर रहे हैं चौथे की। चौथा देखिए, चौथा में दिया कि x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, 3y को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x है y है लेकिन अचर पद नहीं है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो गया। लिखेंगे यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है जहां a का स्थान पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, b का स्थान पे क्या होगा भाई -3 और c का स्थान पे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्लियर है। तो ऐसे हम चौथे नंबर को कर लिए। अब बारी आती है हमारी कौन सी भाई, पांचवें की। पांचवा क्या कहता है देखो ध्यान से, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि 2x इक्वल टू -5y, बिल्कुल पहले वाला जैसा ये 2x इक्वल टू -5y, -5y को इधर लेके आओ क्या बन जाएगा, तो 2x प्लस 5y बन जाएगा इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अचर पद नहीं है तो हम लिख लेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिखेंगे यह ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है जहां क्या क्या मिलेगा, a का स्थान पे कितना आएगा 2, b का स्थान पे कितना आ जाएगा 5 और c का स्थान पे कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पांचवा भी क्वेश्चन कर लिया। रिमेनिंग बच गया हमारे पास 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन कैसे करिएगा देखिए ध्यान से। तो यहां पे हम ले रहे हैं छठा नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। 6 नंबर क्या कहता है, 6 कह रहा है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मजे की बात है कि x तो है लेकिन y नहीं है, तो हमने उदाहरण नंबर 2 ऐसा किया था, y को किस साथ में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए आ गया, अब देखेंगे यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर आएगा 3, b बराबर आ गया 0 और c का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो आसान है। तो इस तरीके से हमने छठे नंबर को कर लिया है। सेम ऐसे ही हमारा सातवां है, क्या है सातवां क्वेश्चन, तो सातवां y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, x गायब आपकी बात, तो x के लिए लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। लीजिए आ गया, तो आप लिखेंगे यह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, या यदि इसका रूप का है तो देयरफॉर या जहां a बराबर आ गया हमारा 0, b बराबर कुछ नहीं है तो 1 और c का मान कितना आ गया -2। तो इतना मान निकल गया। सेम ऐसे ही लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है, हमने छठा कर लिया, सातवां कर लिया, लास्ट हमारा क्या बचता है आठवां क्वेश्चन। तो आठवां देखिए क्या कह रहा है, तो हम बात कर रहे हैं 8वें नंबर की, और 8वें में दिया गया है कि 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2x इक्वल टू 5 लिख ही सकते हैं। अब क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x, ध्यान से देखना, 2x प्लस 0 इंटू वाई, अब 5 को इधर भेज देते हैं -5 इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा आपने लिख लिया तो आप लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, यदि इस रूप का है तो जहां a
ए का बराबर क्या आएगा 2, बी का बराबर क्या आ जाएगा 0 और सी का बराबर क्या आ जाएगा -5। और इस तरीके से हमने आपका 4.1 के पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर नए कोई बच्चा इस प्रयास चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को जोड़ने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो नोट करें इसे, बहुत जल्द मिल रहा है आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।